आज मैं हाजिर हूँ दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास का रिवाइज़ लेकर। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ में हम देखेंगे कि इससे हमको याद हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल है। इसका समय रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। इसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। इसके बाद आ जाते हैं हम हिंदी साहित्य को शिशुकाल, जन्मकाल और आरंभिक काल भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाव भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ा हुआ विकसित रूपी हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या अवहट्ट कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय माना है महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ समय पीछे तक का समय माना है। आगे इनको एक बार हम प्रश्न के रूप में देख लेते हैं वापस। हिंदी साहित्य का जन्म काल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा है? अपभ्रंश का बढ़ा हुआ विकसित रूप को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का उदय कब हुआ? जब हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या अवहट्ट कहा जाता है। सबसे पहले जो पुरानी हिंदी कहा वो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा, अवहट्ट भोला शंकर व्यास ने कहा। ठीक है। देसिल बनिया सब जब मीठा, ये विद्यापति की पंक्तियाँ हैं। इसमें ये कहना चाहते हैं कि देसिल बनिया था देशी भाषा सबों को प्रिय होती है। किसने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहकर पुकारा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुकारा है। इसके बाद हम आते हैं दोबारा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी या अपभ्रंश को क्या कहकर पुकारा है? प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। एक कथन देखते हैं हम। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। अर्थात इसमें डॉक्टर नगेंद्र क्या कहना चाहते हैं? इसमें डॉक्टर नगेंद्र कहना चाहते हैं कि जो आदिकाल का समस्त साहित्य है वो युद्ध और आक्रमणों के प्रभावों के कारण ही हिंदी साहित्य क्या है, उस समय जनता बहुत त्रस्त हो गई थी बाहरी आक्रांताओं के कारण। और जो उनके देसी राजा थे वो राजा बहुत भोग विलास में व्यक्त रहते थे, अपनी जनता की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो उसके कारण जनता में एक रोष, एक निराशा उत्पन्न हो गई थी। उस निराशा को दूर करने के लिए हिंदी साहित्य की ओर रुझान हुआ और हिंदी साहित्य का विकास हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि आदिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। इसका नाम देखते हैं हम। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल नाम दिया है। गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। श्याम सुंदर दास ने वीर अपभ्रंश काल नाम दिया है। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम दिया। ये सारे नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे संध्योच्चारण राम कुमार वर्मा का DSSB KV में पूछा जा चुका है। सिद्ध सामंत, राहुल सांकृत्यायन, ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला हम देखते हैं हिंदी आदिकालीन साहित्य की शैलियाँ। डिंगल और पिंगल शैली है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, डिंगल और पिंगल दोनों में अपभ्रंश भाषा जो कॉमन है, अगर राजस्थानी का प्रयोग हो जाता है तो वो डिंगल भाषा कहलाती है, और अगर ब्रज भाषा का प्रयोग होता है तो पिंगल भाषा कहलाती है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ वीरगाथात्मक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति और संगारिकता प्रवृत्ति। वीरगाथात्मक प्रवृत्ति रासो साहित्य में मिलती है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमल रासो आदि में। धार्मिक प्रवृत्ति सिद्ध और जैन साहित्य में पाई जाती है, और संगारिकता विद्यापति की पदावली में। अब हिंदी साहित्य का हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, इसको लेकर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सहरपाद को पहला कवि माना है, जो जिसका समय 769 ईस्वी माना जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है, जो 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है, इसका समय काल 1184 माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू 623 ईस्वी को पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान
13वीं शताब्दी को पहला कवि माना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति 15वीं शताब्दी को पहला कवि माना है। और सर्वमान्य रूप से राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध कवि सहरपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इस सहरपा के अन्य नाम भी हैं, सहरपा, सहरपाद, सरोजवज्र, राहुल भद्र, तीनों ही नाम से इन्हें पुकारा जाता है। मैंने यहाँ चारों नाम आपको इसलिए बताए हैं कि कई बार एग्जामों में सहरपा और सहरपाद ये दो नाम न देकर विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए, या यूँ कहो कि उनकी जो पढ़ने की क्षमता है उसको देखते हुए दूसरा नाम दे दिया जाता है। इसलिए एक नाम क्या हो गया, एक तो हो गया सरोज वज्र और एक हो गया राहुल भद्र। तो इस प्रकार से दो नाम हैं। आगे हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम रचना, हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार्य 933 ईस्वी की रचना मानी जाती है। यह हिंदी की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। यह हिंदी की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। यह हिंदी की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है और इसमें 250 पद हैं, इसमें 250 पद हैं, इसमें 250 पद हैं। और इसमें श्रावक धर्म इसका सिद्धांत का वर्णन किया गया है। गृहस्थ धर्म इसका मुख्य विषय रहा है। आदिकालीन साहित्य का विभाजन 4 श्रेणियों में किया जाता है। रासो साहित्य, राज साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य है और लास्ट है आपका नाथ साहित्य। ठीक है। अब इन 4 साहित्यों के अलावा भी कुछ और भी इसमें हिंदी साहित्य में आते हैं जिस साहित्य में लिया जाता है जिसमें चारों के लक्षण नहीं पाए जाते, उनको डॉक्टर नागेंद्र ने तो हिंदी साहित्य की आदिकालीन स्वतंत्र रचनाएं कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें आदिकालीन फुटकल साहित्य कहा है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। बाकी तीनों को जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को केवल सांप्रदायिक शिक्षा कहकर पुकारते हैं। ये क्या कहकर पुकारते हैं? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारते हैं। इसमें अगला आ जाओ आप। इसके बाद आ जाओ रासो साहित्य पहले नंबर पर आता है। इसको हम पढ़ते हैं। रासो साहित्य में रास शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग विद्वानों को अलग अलग तर्क दिया है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से मानी है। गारसादी तासी ने राजसूय शब्द से मानी है। और कवि राय श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से मानी है। दशरथ शर्मा ने रास शब्द से मानी है। और हरप्रसाद शास्त्री या विंदेश्वरी पाठक ने राजयश शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। निर्णायक मत, सर्वमान्य रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत मत रासक संबंधी मत ही सर्वमान्य माना जाता है। और डॉक्टर जो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इसकी प्रमाणिकता के लिए अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश राशक, इसको इसके लिए प्रमाण के रूप में ये मानते हैं। ठीक है। इसके बाद रासो साहित्य की विशेषताएं, पहला है चारण कवियों द्वारा लिखित, दूसरा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, तीसरा राष्ट्र प्रेम का भाव, चौथा युद्ध और प्रेम का वर्णन, डिंगल शैली का प्रयोग, लास्ट है वीर काव्य। इसके बाद हम आते हैं प्रमुख रासो रचनाओं के बारे में जानते हैं। इसमें हम देखते हैं चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। जगनिक ने लिखी है परमल रासो। नालय सिंह भाट ने लिखी है विजयपाल रासो। दलपति विजय ने लिखी है खुमान रासो। शाकंडर ने लिखी है हमीर रासो। जलहर ने लिखी है बुद्धि रासो। अब हम पहली रचना पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक है चंद्रबरदाई। इसका जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1168 ईस्वी माना है। 1255 भट्ट इनकी जाति भट्ट बताई जाती है। इनका मूल नाम बालिद्य या पृथ्वी भट्ट था। ठीक है।
लाहौर इनका जन्म स्थान, काव्य का रूप है, प्रबंधात्मक श्रेणी महाकाव्यात्मक रचना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्र बरदाई को पहले हिंदी का प्रथम कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। नरोत्तम स्वामी इस रचना को मुक्तक रचना मानते हैं। नरोत्तम स्वामी इस रचना को मुक्तक रचना मानते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है इसका प्रधान रस। तो प्रधान रस है वीर रस। प्रधान रस है वीर रस और श्रृंगार रस। अलंकार है यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अलंकार है यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। कुल इसमें जो श्लोक हैं वो दिए गए हैं 16,306। 16,306 श्लोकों के बारे में बताया गया है इसमें। इसके बाद छंद विधान है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन छप्पे छंद का सर्वाधिक प्रयोग इसमें मिलता है। छप्पे छंद का सर्वाधिक प्रयोग इसमें मिलता है, इसलिए कह सकते हैं कि यह छप्पे छंद है। यह चंद्र बरदाई का सर्वाधिक प्रिय छंद माना जाता है। इसके अलावा इसमें दोहा, सोरठा, घाया आदि काल विभाजन गुणोत्तर समूह में इसका विभाजन किया गया है। भाषा इसकी राजस्थानी ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा का प्रयोग होने से शैली कौन सी हो गई? पिंगल हो गई। नायक इसका पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान इसका नायक है। नायक की श्रेणी है धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक किसे कहते हैं? जिसका विशाल हृदय होता है, क्षमाशील होता है, स्वयं की प्रशंसा नहीं करने वाला होता है, सभी चरित्र में अच्छा होता है, जैसे राम और युधिष्ठिर को इसमें माना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें नायिका है जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता है। नायिका की श्रेणी मुग्धा श्रेणी है। और विशेष तथ्य इस ग्रंथ को सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टॉड ने दी थी 1839 में अपने एक ग्रंथ एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल टॉड के ग्रंथ का नाम भी कई बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1839 में। ठीक है, उन्होंने इसके एक भाग को सांगोपात नाम से प्रकाशित करवाया था। किस नाम से प्रकाशित करवाया था? सांगोपात नाम से। ठीक है, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद कहा है। कर्नल टॉड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा है। बाबू गुलाब राय ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास और उदयनारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटनाकोश कहकर पुकारा है। ये सारे तथ्य दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको आप ढंग से याद कर लेना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रमाणिकता को लेकर भी बात है कि कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणित माना है, कुछ ने अर्ध प्रमाणित माना है, कुछ ने अप्रमाणित माना है। 3 मत है। तो पहला हम देखते हैं प्रमाणित मानने वाले विद्वान। इसमें 10 विद्वान हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको मैंने सबसे ऊपर लिया है। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, नगेंद्र, कर्नल टॉड, जॉर्ज ग्रियर्सन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, दशरथ शर्मा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और मथुरा प्रसाद दीक्षित। अर्ध प्रमाणित केवल 4 विद्वान मानते हैं। एक तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक है सुनीता कुमारी चटर्जी, एक है मुनि जीन विजय, एक है आगरचंद नाहट। अप्रमाणित मानने वाले सर्वप्रथम अप्रमाणित मानने वाले विद्वान थे डॉक्टर ब्लूर और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे प्रमाणित माना है। मोतीलाल मलनेरिया ने भी अप्रमाणित माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रमाणित माना है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक पूरा ग्रंथ ही जाली है। कविराज मुरारी लाल और श्यामलदास ने भी इसको अप्रमाणित माना है और राय बहादुर गौरीशंकर ओझा ने भी इसे प्रमाणित माना है। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं कि इसको प्रमाणित मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे ब्लूमर। ठीक है, और 1875 में इन्होंने इसे अप्रमाणित घोषित कर दिया था, अर्थात मान लिया था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पूरा ग्रंथ ही जाली है। इसके बाद हम बात करेंगे बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो
बीसलदेव रासो की रचना है नरपति नाल है, इसका रचना काल माना जाता है 1155 विक्रमी संवत इसका रचना काल माना जाता है। और इस रचना की एक कथन है, इसके आधार पर कुछ विद्वान इसका रचनाकाल 1272 मानते हैं। वो कथन कौन सा है? 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल है रसायन आरंभ है, साल था डूती ब्रह्म कुमारी। कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 अर्थात विक्रमी संवत 1272 मानते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार 1212 विक्रमी संवत ही मानते हैं। प्रधान रस है श्रृंगार रस, संयोग और वियोग। काव्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य। छंद है 128। माता प्रसाद गुप्त ने इनकी 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया, यही मूल प्रति मानी जाती है। इसका नायक है अजमेर का राजा बिसलदेव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ, दोनों एक ही नाम है, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ लिख दिए हैं। नायिका है भोज परमार की पुत्री राजमती। नायिका कौन सी है? भोज परमार की पुत्री और इसको 4 खंडों में बांटा गया है। इस पूरे काव्य को 4 खंड कौन कौन से हैं? प्रथम खंड है इसका, प्रथम खंड में तो ये बताया गया है कि विग्रहराज, इसमें संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो उसमें संयोग कहाँ है और वियोग कहाँ है ये हम देखेंगे। तो इसमें पहले खंड में विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के विवाह का वर्णन है अर्थात संयोग श्रृंगार। द्वितीय खंड में रानी के किसी व्यंग से राजा द्वारा रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाने और वहाँ पर 1 वर्ष का समय बिताने का वर्णन है। तीसरे में राजमती के विरह का और बीसलदेव के उड़ीसा से वापस लौटाने का वर्णन है। चौथा है चतुर्थ खंड है, राजा भोज के द्वारा अपनी पुत्री को ले जाने का वर्णन है। और फिर वापस जो राजा है बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ, वो अपनी रानी को वापस चित्तौड़ लेकर आता है। विशेष तथ्य एक तो है 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है, दूसरा है सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि निम्न में से प्रश्न आ जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा हुआ है? बीसलदेव रासो। ठीक है। इसकी रचना शैली पिंगल है तो इसका मतलब कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक किया गया है। यह काव्य ग्रंथ नहीं केवल गाने के लिए रचा गया है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन का मिलता है, इसी ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद आ जाओ परमल रासो। परमल रासो को देखते हैं अब हम। परमल रासो के जो रचयिता हैं वो हैं जगनिक। परमल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक माने जाते हैं। इसकी रचना 1230 विक्रमी संवत में हुई है। प्रधान रस है इसका वीर रस। प्रधान रस इसका कौन सा है? वीर रस है। प्रधान रस इसका वीर रस है। इसके बाद 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा दोस्तों। प्रधान रस है इसका वीर रस। प्रधान रस इसका वीर रस है। विशेष तथ्य यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ क्यों प्रसिद्ध है? अपने गायन के लिए। गेयता मतलब गाने के लिए, अर्थात ये ग्रंथ केवल गाने के लिए रचा गया है। और इसमें किसका वर्णन है? ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के खंड में काव्यों को आला और आलाखंड कहा जाता है। इस काव्य को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? आला या आलाखंड के नाम से जाना जाता है। ये आल्हा और उदल के 2 जो वीर थे उनके बारे में बताता है। तो राजा जगनिक कलिंजर के चंदेल वंशी राजा परम रदि देव का दरबारी भाट कवि था। जगनिक कौन था इसके बारे में बताया है कि इसमें जगनिक कौन था कि कलिंजर के चंदेल वंशी राजा परम रदि देव का दरबारी भाट कवि था, जिसमें महोबा के प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल महोबा के प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के बारे में बताया है। महोबा के प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल
आल्हा और उदल के बारे में बताया है। आल्हा और ये उदल के वीरता का विस्तृत वर्णन वीर गाथात्मक काव्य के रूप में किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणित माना है। ये भी याद रखना दोस्तों, अगर पूछ लिया जाता है कि परिमल रासों को निम्न में से किस रचनाकार ने अर्ध प्रमाणित माना है तो कौन सा होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस काव्य को के गीत ज़्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। प्रश्न भी बन जाता है ये कि पर निम्न में से किस काव्य के गीत अधिकतर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, तो कौन है? परिमल रासो है ये। ठीक है, इस रचना का बताते हैं कि प्रकाशन सर्वप्रथम किसने करवाया था। इस रचना का प्रकाशन सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से कराया गया था। सर्वप्रथम प्रकाशन किसने कराया था? 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने किस नाम से? आला खंड के नाम से करवाया था। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परिमल रासों के नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया। कहने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ? आला खंड के नाम से। कब हुआ? 1865 में। किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने, जो कहाँ का? फर्रुखाबाद का कलेक्टर था। और परिमल रासों के रूप में इसका प्रकाशन किसने करवाया? श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से करवाया। ठीक है, इसकी रचना के गीतों में गेय परंपरा का मुख्य केंद्र, अर्थात इसमें जो गीत रचे गए हैं उनको गाने के लिए उसकी गायन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? बैसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड उसके गायन का प्रमुख केंद्र रहा है, बुंदेलखंड। ठीक है, इस रचना की गीत आषाढ़ और श्रावण मास अर्थात हिंदी में कौन सी होती है? वर्षा ऋतु के समय गाए जाते हैं। अब चौथा देखते हैं हम, खुमान रासो, जो कि रासो साहित्य की चौथी रचना मानी जाती है। इसका जो राइटर था वो था दलपति विजय। मुख्य प्रतिपाद्य है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा की प्रसिद्धि के लिए कुछ रचा गया काव्य राज प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, ये 9वीं शताब्दी माना इसका रचनाकाल रामचंद्र शुक्ल ने। और विशेष तथ्य देखते हैं अब इसके कि यह कुल 5000 छंद हैं इसमें, और इसमें वीर रस की प्रधानता है। वीर रस की प्रधानता क्यों है ये भी हम बताएंगे, क्योंकि इसमें 2 राजाओं की वीरता का वर्णन है, 2 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति कहाँ है? पूना संग्रहालय में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? इस ग्रंथ की पूना संग्रहालय में हस्तलिखित प्रति रखी गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू और चित्तौड़ के राजा खुमान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है, इसलिए इसमें वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, राजा शुक्ल ने राजा खुमान का समय 869 विक्रमी संवत से 893 विक्रमी संवत माना है, और इसके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए हैं, ऐसा शुक्ल बताते हैं। इसकी भाषा कौन सी है? खुमान रासों की राजस्थानी भाषा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किसी भी काव्य, जो भी हम पृथ्वीराज रासो हो, बिसलदेव रासो हो, चाहे खुमान रासो हो, आगे हम शाकंडर का पढ़ेंगे, तो ये सभी की भाषा एक तो महत्वपूर्ण है, किस भाषा में लिखे गए, इसमें नायक नायिका कौन थे, इसका रचनाकाल, इसके विशेष तथ्य में जो चीज़ें बताई जाती है, यही एग्जामों में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। और ये पूछा भी जा चुका है पहले कि खुमान रासो कौन सी उसमें रचा गया है, तो राजस्थानी भाषा में रचा गया है। अब लास्ट ग्रंथ है दोस्तों, वो आता है अपने बिसलदेव विजयपाल रासो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका लेखक है नरहर सिंह भाट। रचना काल है 16वीं शताब्दी। मिश्र बंधुओं के अनुसार क्या है? 1298 ईस्वी है। मूलतः अपभ्रंश से रचित है। यह कौन सी भाषा में रचित है? मूलतः अपभ्रंश में रचित है, अतः इसे हिंदी के रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। एक कवि क्या कहना चाहता है कि इसकी मूल भाषा क्या है? अपभ्रंश है, इसलिए हिंदी के रासो साहित्य में इसको स्थान देना गलत है, लेकिन फिर भी इसको इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें केवल 42 छंद उपलब्ध हैं। इसमें विजयगढ़ के करौली राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये हमारा रासो साहित्य आज ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो लेकर प्रस्तुत
होता रहूं। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने पढ़ाया है राजू साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट आरपीएससी कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड सभी के दृष्टिकोण से, और तीनों ही एग्ज़ामों में समान सिलेबस में आता है। ये डीएसएसबी में भी पूछा जाएगा टीचर के एग्ज़ाम में, पीजीटी में, हिंदी में भी पूछा जाएगा पीजीटी के एग्ज़ाम में, केवीएस, इसलिए इसको ढंग से पढ़ें आप। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।